तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब इसके थर्ड सेशन में देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था राजकोषीय अनुशासन, कि अगर हमें देश का विकास करना है, हम चाहते हैं कि देश विकसित हो, तो इसके लिए हमें राजकोषीय अनुशासन भी अच्छा तरीके से चलाना होगा। राजकोषीय अनुशासन के मतलब होता है कि जो सरकारी घाटा होता है वो कम हो, और जो सार्वजनिक ऋण लिया जाता है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये भी कम, ये भी कम होना चाहिए। अब अपन इन दोनों पॉइंटों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता। सरकारी जो घाटा होता है उसमें क्या होता है कि हम पढ़ते हैं व्यापार घाटे के अंदर। व्यापार घाटे के अंदर यह है कि हम विदेशों से आयात और निर्यात दोनों करते हैं। एक तरफ आयात और एक तरफ होता है निर्यात। आयात का मतलब होता है जब हमारे देश में कोई वस्तु या सेवा विदेश से आती है, वस्तु या फिर सेवा विदेशों से आती है, और इसके बदले में विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है। क्योंकि दूसरे देश तो अपनी मुद्रा में पैसे वो लेते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर है वो डॉलर है, वो सबसे ज्यादा चलता है, इसलिए मैंने डॉलर का सिंबल यहाँ पर लगाया है। अगर हम किसी दूसरे देश से कोई वस्तु या सेवा लेते हैं तो उसके बदले उसका भुगतान करना होता है, जो हम डॉलर में करते हैं, अर्थात विदेशी मुद्रा में करते हैं, सोने में भी कर सकते हैं, प्रतिभूतियों में भी कर सकते हैं। और निर्यात का मतलब होता है जब हम हमारे देश से कोई वस्तु या सेवा जाती है, सेवा या फिर वस्तु हम दूसरे देश को बेचते हैं, तो उसके बदले में हमें विदेशी डॉलरों की क्या होती है, प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त होता है। विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर ही नहीं अपितु सोना, प्रतिभूतियां या अन्य चीजें हमें मिल सकती है। तो प्रतिभूतियां मिलना जरूरी है, खासकर डॉलर की बात हम यहाँ कर रहे थे। अगर हमारा देश ज्यादा आयात करता है तो विदेशी मुद्रा जो भंडार है हमारे यहाँ वो खाली हो जाएगा। अगर निर्यात करता है तो विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो भर जाएगा। अगर किसी राष्ट्र के अंदर, अगर अपन भारत के संदर्भ में माने तो भारत के अंदर अगर डॉलर ज्यादा होंगे, अगर डॉलर की ज्यादा मात्रा होगी, तो हम संकट की परिस्थितियों के अंदर है वो दूसरे देशों से है वो आयात कर सकते हैं। अगर जितना, सिंपल सी बात है कि जितना देश धनाढ्य होगा उतनी अच्छी बात है। अगर हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं तो हमारे देश को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, क्योंकि देश में विदेशी मुद्रा आ कम रही है और जा ज्यादा रही है। उसको अपन सिंपल तरीके से एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्यापार घाटा का मतलब होता है कि अगर हमारे यहां आयात ज्यादा हो और निर्यात क्या हो, कम हो। आयात ज्यादा है और निर्यात कम है। आयात मान ले हमारे पास $120 का है और निर्यात मान लो $100 का है, तो हमें $20 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। $20 का क्या हो गया, नुकसान हो गया, जिसे बोलते हैं व्यापार घाटा, जिसे बोलते हैं व्यापार घाटा। अगर हमारे यहां दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, अगर हमारे यहां आयात कम और निर्यात ज्यादा हो, अगर आयात हमारे यहां 120 का और निर्यात हो जाए 140 का, $120 का आयात हो जाए, $140 का निर्यात हो जाए, तो हमें फायदा कितने का हो गया, $20 का। इसे बोलते हैं लाभ, या बोलते हैं व्यापार आधिक्य। व्यापार आधिक्य मतलब हमें लाभ, प्रॉफिट हो गया। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश से डॉलर है वो आए हैं, गए नहीं। तीसरी जो कंडीशन होती है कुछ ऐसी होती है जिसमें कई बार क्या होता है, आयात और निर्यात दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब कि हमने आयात भी $120 का कर लिया और निर्यात भी कितना कर लिया, $120, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसे बोलते हैं, अगर देखें तो $0 बचेगा, और इसे बोलते हैं संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु या साम्य अवस्था है, इसे बोला जाता है। ना तो हानि ना ही प्रॉफिट हमें हो रहा है। पहली कंडीशन में हमें घाटा हो रहा है
दूसरी कंडीशन में लाभ हो रहा है, तो ये भी अच्छी किसी राष्ट्र के लिए, अगर ये ऐसी कंडीशन होती है तो ये भी अच्छी व्यवस्था है। अगर तीसरी कंडीशन होती है तो ये भी क्या है, अच्छी मानी जाती है। लेकिन बुरी किसी मानी जाती है, बुरी ये मानी जाती है अगर हमें क्या हो जाए, व्यापार घाटा, मतलब डॉलर हमारे से देश से ज्यादा चले जाए। अब इस पोजीशन को करना पड़ता है, जो ये $20 हमें नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक बही खाता है वो हम चलाते हैं जिसमें हमें नुकसान की भरपाई करनी होती है। तो नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। पहला हमने ये पढ़ा सरकारी घाटा क्या होता है, ये सरकारी घाटा होता है जी। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक ऋण क्या होता है। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों से क्या लेती है, ऋण लेती है। इन दोनों से जब ऋण लेती है तो जैसे मान लो कि इन दोनों से हमने ऋण लिया 20 रुपए का, क्योंकि नुकसान कितना का हुआ था, हमारे यहाँ 20 का हुआ था। हमने दूसरे देशों से ऋण ले लिया 20 का, तो 20 प्लस में हो गया, प्लस 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 माइनस माइनस, कितना बच गया, 0। तो हमारा व्यापार जो घाटा था अब क्या हो गया, संतुलन बिंदु पे आ गया। अब इस प्रक्रिया को, ऋण लेने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अगर हम खाते में लिखें तो ये सार्वजनिक ऋण है। अगर ये सार्वजनिक हमने $20 हमने दूसरे देशों से लिया है, तो इस $20 को हमने चुकाना भी तो है, मूल राशि तो चुकानी है, प्लस में ब्याज भी चुकाना है। इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार करों में वृद्धि कर देती है। करों में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी, और जिसका सीधा सीधा प्रभाव है वो आम जनता पर पड़ता है। आम जनता पर कर का बोझ पड़ेगा। अगर कर का बोझ आम आदमी पड़ेगा तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो अच्छी तरीके से अपने परिवार के लिए वो अच्छी तरीके से खर्च नहीं कर पाएगा, और देश है वो धीरे धीरे गरीबी की अर्थव्यवस्था के रूप में चला जाएगा। तो हमें गरीबी और बेरोजगारी से दूर करने के लिए हमें कर को कम करना होगा, और कर कम करना है तो इसके लिए हमें सार्वजनिक ऋण है वो कम करने होंगे। अगर सरकार सार्वजनिक ऋण कम कर देगी तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के अंदर जो जनता पर कर का भार है वो कम पड़ेगा। अभी तक हमारे यहाँ संतुलन की जो अर्थव्यवस्था है वो 1972 और 1976 में हुई थी। ये जो संतुलन की अर्थव्यवस्था है वो अभी तक दो ही अवस्था में हुई थी, 1972 में और 1976 में। लगातार हम क्या कर रहे हैं, व्यापार घाटा ही खा रहे हैं। लगातार हमारा जो देश है व्यापार घाटा है, वो लगातार हमारे देश घाटा हो रहा है, क्योंकि हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात क्या कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज बड़ी से बड़ी कंपनी है वो हमारे देश के अंदर है। विदेशी कंपनियों, हम सबसे ज्यादा इसमें नॉर्मल शूज नहीं खरीदते, हम पूमा है, नाइकी है, इस प्रकार विदेशी जो कंपनियां हैं उनके शूज खरीदते हैं, जिससे जो विदेशी हमारे जो देश के जो डॉलर हैं वो विदेशों में चले जाते हैं, और जिससे हमारे देश के अंदर तरक्की नहीं हो पा रही। अगर हमें देश का विकास करना है, इसके लिए हमें स्वदेशी चीजों को अपनाना होगा, जिससे हमारे देश की जो मुद्रा है हमारे देश के अंदर ही रहेगी, विदेशों में नहीं जा पाएगी। इसलिए ये बात बताई गई थी कि राजकोषीय अनुशासन बनाना जरूरी है, जिसमें सरकारी घाटा और सार्वजनिक ऋण है वो कम कर दिया जाए। अगर व्यापार घाटा कम कर दिया जाएगा तो हमें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे इस पॉइंट को। व्यापार घाटा हमें समझ में आ गया, हमने इसके बारे में ऋण भी हमने है वो ले लिया है। अब बढ़ते हैं भुगतान संतुलन क्या होता है। भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि जो एक प्रकार का एक खाता होता है जिसके अंदर विदेशों से हम जो भी आयात निर्यात करते हैं, विदेशों से जो व्यापार करते हैं उसका लेन देन है, लेखा जोखा है वो इसमें होता है। लेन देन है, समस्त जानकारी इसमें होती है। अगर हमें व्यापार घाटा लगता है, हमें क्या लगता है, व्यापार घाटा लगता है, तो हम भुगतान संतुलन के लिए, उसे संतुलन करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हमने $20 का हमें कोई नुकसान हुआ था तो हमने ऋण लेकर इसे क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। अर्थात मैंने विदेशी पूंजी लेकर है वो हमने इस चीज को पूरा कर लिया था। ऋण लिया था हमने $20 का, $20 का नुकसान हुआ, $20 हमने विदेशों से ऋण ले लिए, तो ये कट गया और भुगतान है वो क्या हो गया, वापस से संतुलन हो गया। वापस से क्या हो गया, संतुलन हो गया। ना तो हमें ज्यादा नुकसान हुआ और ना ही ज्यादा हमें लाभ हुआ है, तो हमने ये संतुलन कर लिया। इसी प्रक्रिया को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। लेकिन हुआ ये क्या था,
हम चल रहा था अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से साल भर साल ये सिस्टम होता ही है हर वार्षिक रूप से। लेकिन हुआ ये कि 1990 के अंदर हमारे यहाँ घोर संकट आ गया, अकाल हो गया, युद्ध की स्थिति हो गई, अकाल हो गया, और अकाल भी त्रिकाल पड़ गया, जिसमें चारे, पानी, भोजन की कमी हमारे देश को झेलनी पड़ी, और अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से क्या हो गई थी, डगमगा चुकी थी। 1990 के अंदर हमारे पास केवल एक पखवाड़े के लिए ही विदेशी डॉलर थे। हमें इतना घाटा हुआ था उस समय कि हमारे पास केवल एक पखवाड़े का 14 दिन के लिए ही, 14-15 दिन के लिए हमारे पास इतना पैसा था कि 14 दिन आगे तक हम किसी देश से कोई जरूरत की चीजें हैं वो खरीद सकते हैं, इतने पास हमारे। तो हमारे देश के अंदर विदेशी डॉलर है उसकी कमी आ गई, और विदेशी डॉलर की पूर्ति के लिए हमारे देश में वैसे तो अकाल हो गया था, हम कोई चीज बाहर नहीं भेज सकते थे जिससे डॉलर आ सके, निर्यात भी बंद हो गया था, इसके लिए हमें लेना पड़ा हमें ऋण। 1990 के लिए हमें लेना क्या पड़ा, ऋण लेना पड़ा। 1990 को तब जो ऋण देने वाली जो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों ने मना कर दिया कि भाई हम आपको ऋण नहीं देंगे। तो भारत ने कहा क्यों नहीं दोगे ऋण, ऋण दे दो, हमें आवश्यकता है, हमारे पास ज्यादा नहीं है, 14 दिन के लिए पैसा है, अगर हमने वो भी खर्च कर दिए तो हमारे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचेंगे, हमारे देश की जनता भूखी मर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपको ऋण दे देंगे, इसके लिए मनाही नहीं है, हम ऋण तो दे देंगे, लेकिन ऋण की पूर्ति कैसे करोगे आप, आपके पास तो सब कुछ, आप तो दिवालिया हो गए। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो आप अपनी अर्थव्यवस्था है, ये आपकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, इसे आप खुली अर्थव्यवस्था करो। बंद अर्थव्यवस्था है, आप उसे क्या करो, खुली अर्थव्यवस्था में बंद करो। हमारी जो विदेशी कंपनियां हैं उनको अपने देश में आकर है वो बिजनेस करने का एक मौका दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो कर है वो आपको मिलेगा, और उसी कर से आप हमारा ऋण भी चुका पाओगे। अगर आप ऋण नहीं चुका पाओगे तो हम आपको ऋण ऐसा नहीं दे सकते। आज अगर हम बैंक की बात करें, सामान्य बैंक से अगर आप ऋण ले जाते हो तो उसके बदले में आपसे पूछेंगे कि आपको ऋण, अगर आपको हम ऋण देंगे, बैंक पूछता है कि अगर हम आपको ऋण देंगे तो आप उस ऋण का पैसा कहाँ लगाओगे, ठीक है, कहीं ऋण का पैसा डूब तो नहीं जाएगा, आप कहीं मतलब भाग तो नहीं जाओगे, है। तो अगर आप ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे पैसा आ सके, तो ऐसे लोगों को है वो बैंक आसानी से ऋण दे देता है। उसी कंडीशन है वो उस समय हमारी बन चुकी थी। हम IMF और WB की बात करें, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, और वर्ल्ड बैंक होता है विश्व बैंक, इन दोनों की जो स्थापना है वो 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंदर ही विश्व बैंक और IMF की क्या हो गई थी, स्थापना हो चुकी थी। विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहा जाता है, IDB बैंक भी से कहा गया है। तो इन बैंकों ने क्या किया, 1990 के अंदर हमारे को ऋण दिया, IMF ने हमें क्या दिया, ऋण है वो उपलब्ध कराया, और हमने बंद अर्थव्यवस्था को क्या बना दी, खुली अर्थव्यवस्था बना दी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। कोई भी टॉपिक बार बार बता रहा हूं, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, उस टॉपिक को आसान तरीके से और फिर से समझाया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का ये जो मौका है, अवसर है, मुझे इस लॉकडाउन में मिला है, और ये बहुत कम तजुर्बा है मेरे पास ऑनलाइन पढ़ाने का। धीरे धीरे जिस प्रकार आदत बनती है तो और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, ये जो खुली अर्थव्यवस्था है, तो 1990 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी बंद अर्थव्यवस्था। जी, बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे देश में आयात और निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। आयात निर्यात नहीं करती है किसी राष्ट्र की। अगर अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है तो वह देश आयात और निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देता है। ये कुछ हमारे यहाँ 1990 से पहले हमको ज्यादा आयात निर्यात नहीं करते थे, लेकिन विदेशी कंपनियां भी नहीं आ पाती थी, बहुत सिस्टम होता था। लेकिन 1990 के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था हुई, मजबूरन हमें करनी पड़ी। क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होगा कि भी कोई भी विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी, कंपनियां कर सकती थी, क्योंकि वो कहते हैं कि भी
दूध से जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ आई थी, उसने हमें क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था, और 200 वर्षों तक हमारे ऊपर गुलामी के जो जंजीरें हमें बांध दी थी, हम प्रताड़ित हुए थे उस समय। तो हम डर चुके थे कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत में आएगी तो वो हमें गुलाम बना लेगी, तो हम डर चुके थे, इसलिए हमने पूर्ण रूप से क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन 1990 के अंदर जो अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ बिगड़ी, जो ढांचा बिगड़ा, तो उसके अंदर हमें मजबूर है वो अर्थव्यवस्था को ओपन करना पड़ा, विदेशी कंपनियों को मजबूरन बुलाना पड़ा। खुली अर्थव्यवस्था के अंदर आयात और निर्यात जो होता है, आयात और जो निर्यात होता है वो ओपन होता है, विदेशी कंपनी आ सकती है, हमारे देश के श्रमिक हैं वो दूसरे देशों में जा सकते हैं, दूसरे देशों के श्रमिक हैं हमारे यहाँ आ सकते हैं, सेवा का आदान प्रदान हो सकता है। इस प्रकार ओपन इकोनॉमी है वो हमारे यहाँ हो गई थी। तो क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था से पहले जो हमारे देश की कंडीशन थी वो क्या थी कि जितने भी उद्योग थे, जितने भी सेवा क्षेत्र में थे, उद्योग और सेवा क्षेत्र को हमने क्या कर लिया था, एक जो नीतियां जी तो हमारी जी कठोर नीतियां थी, इनके ऊपर क्या थी, हमारी कठोर नीतियां थी। ठीक है, भी कोई भी कंपनी है वो निजीकरण नहीं हो सकती थी, निजीकरण के प्रतिबंध लगाती है, और लाइसेंस लेने की प्रवृत्ति है वो लगाती थी, कोई भी कंपनी विदेशों में नहीं जा सकती थी। इस प्रकार का अपने उद्योग और सेवा क्षेत्र पर बिल्कुल कठोर नीतियां बना रखी। जिस प्रकार इस कारण क्या हो गया, उद्योग और सेवा क्षेत्र के जो सेक्टर हैं वो अपने ओर से बढ़िया तरीके से विकास नहीं कर पाए। जो विकास उनको करना था वो विकास अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, और जिससे जीडीपी का जो स्तर है वो इन दोनों का वो क्या रहा, कम रहा, और ज्यादा किसका रहा, कृषि क्षेत्र का रहा था। अगर कृषि क्षेत्र का विकास ज्यादा होता है तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसका सूचक मानी जाएगी, अविकसित अर्थव्यवस्था का सूचक मानी जाएगी। अब क्या हो गया, बंद अर्थव्यवस्था से जब 1991 के बाद खुली अर्थव्यवस्था हमने अपना ली, तो हमने 3 चीजों को अपनाया उस समय। कौन कौन सी? निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 आयामों को अपनाकर हमने 1990 के बाद उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्या कर दी, थोड़ी खुली छूट दे दी। क्योंकि कृषि क्षेत्र तो हमारा यहाँ कमजोर था ही, क्योंकि तकनीकी की कमी थी और उसमें बहुत ही आर्थिक ढांचा बहुत कमजोर था। तो अब हमको विकास करने के लिए केवल 2 ही सेक्टर बचे थे, एक तो उद्योग सेक्टर बचा था और एक सेवा क्षेत्र है वो बचा था, ताकि हम अच्छे तरीके से विकास कर पाए। अब हम आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है। अब छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से मुलाकात होगी।